नमस्कार दोस्तों, लॉ ऑफ टॉर्ट्स के लेक्चर नंबर 12 में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको नेग्लिजेंस क्या है वो आसान शब्दों में समझा देता हूं। नेग्लिजेंस का मतलब है लापरवाही। नेग्लिजेंस का मतलब है आपकी अगर किसी लापरवाही की वजह से सामने वाले का लीगल राइट ब्रीच हो जाता है या फिर सामने वाले को कोई लीगल डैमेज पहुंचता है तो आपके उस पर्टिकुलर एक्शन को लॉ ऑफ टॉर्ट्स की भाषा में कहा जाएगा नेग्लिजेंट एक्ट। नेग्लिजेंस इज अ सिविल रॉन्ग और अगर कोर्ट को सारे इंग्रेडिएंट्स नेग्लिजेंस के सेटिस्फाई हो जाते हैं तो प्लेंटिफ को कोर्ट की तरफ से कॉम्पनसेशन मिलेगा एंड डिफेंडेंट विल बी हेल्ड गिल्टी फॉर नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ये है कि प्लेंटिफ ने सारे के सारे प्रिकॉशंस लिए होने चाहिए और उसके बाद भी उसे डैमेज हुआ होगा तो प्लेंटिफ को पूरा का पूरा कॉम्पनसेशन कोर्ट की तरफ से मिलेगा। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस इसी चीज को अटैक करता है। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस ये कहता है कि अगर प्लेंटिफ ने सारे के सारे प्रिकॉशंस नहीं लिए होंगे और उसकी वजह से यानी उस लैप्स की वजह से अगर उसे डैमेज हुआ तो प्लेंटिफ को भी नेग्लिजेंट एक्ट में एक भागीदार या फिर साझेदार माना जाएगा। कोर्ट ऐसा मानेगा कि प्लेंटिफ का भी उस नेग्लिजेंट एक्ट में हाथ था और इसीलिए कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस कहा जाता है क्योंकि प्लेंटिफ हिमसेल्फ कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द नेग्लिजेंट एक्ट। आशा करता हूं आपको कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस इन दो वर्ड्स का मतलब समझ में आया होगा। अभी हम लोग देखेंगे कि आपको एग्जाम में क्या लिखना है। Concept of contributory negligence is similar to the concept of negligence. Contributory negligence is also a civil wrong and a breach of legal duty. Breach of legal duty which causes legal injury or legal damage to the plaintiff. However, in this case, even the plaintiff has contributed to the negligence. When the plaintiff fails to take reasonable amount of care which a prudent man would have taken, then the damage suffered in this case is known as contributory negligence. इसका मतलब है कि अगर प्लेंटिफ रीजनेबल केयर लेने में फेल हो जाता है, जो एक रीजनेबल इंसान, जो एक प्रूडेंट इंसान, जिम्मेदार इंसान लेगा, अगर वो केयर लेने में अगर प्लेंटिफ फेल हो जाता है और उस लैप्स की वजह से, उस फेलियर की वजह से उसे डैमेज सफर करना पड़ता है तो ऐसे में उस पर्टिकुलर एक्शन को हम लोग कहेंगे कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस बिकॉज प्लेंटिफ हिमसेल्फ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द नेग्लिजेंट एक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूं कि आपका रोड एक्सीडेंट हो जाता है और आपने हेलमेट नहीं पहना है, अपने बाइक का मेंटेनेंस नहीं किया है, आपके बाइक का ब्रेक जो है वो फेल है और उसकी वजह से अगर आपको डैमेज हुआ है, आपका एक्सीडेंट हुआ है, देन इवन यू आर इन द फॉल्ट, इवन यू कंट्रीब्यूटेड टू द एक्सीडेंट और इसके हिसाब से आपको कोर्ट की तरफ से कॉम्पनसेशन मिलेगा। अगर सारा का सारा फॉल्ट आपका है तो कोर्ट आपको डैमेज नहीं देगा। अगर आपका थोड़ा सा फॉल्ट है, यानी अगर आपने सिर्फ रेड लाइट जंपिंग किया होगा तो आपको कॉम्पनसेशन तो मिलेगा, लेकिन आपने जो रेड लाइट जंपिंग किया था, ट्रैफिक ऑफेंसेस वायलेट किए थे, उनका भी भुगतान और उनका भी हर्जाना आपको देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस जो प्लेंटिफ है उसकी जो नेग्लिजेंस की डिग्री है उसके हिसाब से हो जाता है। अगर आपके बाइक का ब्रेक भी फेल है, आपने ट्रैफिक का जो ऑफेंस है उसको भी वायलेट किया है, आपने रेड लाइट भी जंपिंग किया है, आपका जो बाइक है वो वेल मेंटेन कंडीशन में भी नहीं है, अगर आप रॉन्ग साइड से जा रहे हो और उसके बावजूद आपको डैमेज हो जाता है तो कोर्ट बोलेगा कि पूरा का पूरा गलती आपका है, आपको कोई भी डैमेज नहीं मिलेगा बिकॉज यू फुल्ली contributed to the negligent act and that's why you will not get any damage। और इसीलिए contributory negligence का जो डैमेज है वो at the discretion of court होता है, यानी कोर्ट डिसाइड करेगा कि आपको कॉम्पनसेशन देना है तो कितना देना है या फिर नहीं देना तो क्यों नहीं देना, इसका भी रीजन कोर्ट को देना पड़ेगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन दिस केस इफ द एंटायर डैमेज इज कॉज ड्यू टू द contributory negligence then the plaintiff will not get any relief. However, in case of less degree of contributory negligence, the amount of damage awarded will be proportionate. इसके इंग्रेडिएंट है सबसे पहला सिविल रॉन्ग,
दूसरा इंग्रेडिएंट है ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी बाय डिफेंडेंट, तीसरा इंग्रेडिएंट है लीगल इंजुरी और लीगल डैमेज टू द प्लेंटिफ, चौथा इंग्रेडिएंट है लीगल रेमेडी अवेलेबल इन लॉ और पांचवा है रॉन्गफुल एक्ट बाय द प्लेंटिफ। इसके कुछ डिफेंसेस अवेलेबल है प्लेंटिफ को। When the plaintiff is allowed to make sure that the defendant has taken reasonable care। इसका एग्जाम्पल है एरोप्लेन फ्लाइट। जब आप एरोप्लेन की फ्लाइट में बैठते हो तो आपको प्लेन के बारे में तो पता नहीं है, आपको यह भी नहीं पता कि पायलट का नींद पूरा हुआ है या नहीं, प्लेन का कोई जो पार्ट है वो फॉल्टी है या नहीं, या फिर प्लेन हाईजैक होने वाला है या नहीं। ये सारी चीज़ों के बारे में आपको कुछ पता नहीं है और हम लोग एरोडायनामिक्स के फील्ड के भी एक्सपर्ट नहीं है, और इसीलिए लॉ हमें ये लिबर्टी देता है कि हम लोग अज्यूम करें कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, प्लेन वेल मेंटेन कंडीशन में है, पायलट का नींद भी पूरा है और प्लेन भी काफ़ी सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में है। और ऐसी कंडीशन में अगर कोई डैमेज हो जाता है तो हमें जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। हम अगर एरोप्लेन कंपनी के खिलाफ सूट फाइल करें तो हमारा नेग्लिजेंस काउंट नहीं किया जाएगा, बिकॉज वी हैव अ लिबर्टी टू अज्यूम एवरीथिंग इज ऑल राइट। इसके बाद में नेग्लिजेंस बाय चिल्ड्रन। अगर चिल्ड्रन के कोई नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से कोई डैमेज होता है तो सबसे पहले तो लॉ ढूंढेगा कि चिल्ड्रन को कोई इंस्टिगेट कर रहा है या नहीं, एंड इवन इफ चिल्ड्रन की वजह से कोई मतलब चिल्ड्रन के नेग्लिजेंस की वजह से अगर कोई डैमेज हुआ तो लॉ, अगर वो चिल्ड्रन 7 साल के नीचे है तो nothing is an offense committed by a child who is less than 7 years of age, because he is not capable of differentiating what is good and what is bad। अगर 7 से 12 के बीच में अगर कोई चाइल्ड ने किया है तो सबसे पहले तो कोर्ट देखेगा कि अगर वो जो चाइल्ड है वो गुड और बैड इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट कर पा रहा है या नहीं। अगर कर पा रहा होगा तो उसको एक लेस डिग्री ऑफ पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन उसको कोई इम्प्रिजनमेंट और हार्श पनिशमेंट नहीं दी जाएंगी। उसे एक स्पेशल होम में भेजा जाएगा और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के हिसाब से उसे पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन हार्श पनिशमेंट नहीं मिलेगा। इसके बाद में तीसरा डिफेंस अवेलेबल है व्हेन द डिफेंडेंट हैज पुट प्लेंटिफ इन एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ डेंजर। मान लीजिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और डिफेंडेंट आपको रेस्क्यू कर रहा है और आपको कहता है वो कि ये जो पैराशूट है वो लेकर कूद जाओ। तो ऐसे में आप अपनी जान बचाने के लिए कोई भी एक्ट कर सकते हो। अगर आपका गलती से प्लेंटिफ को हाथ लग गया, कान के नीचे पड़ गया, तो ऐसे में अगर आपने जान बचाने के लिए वो चीज़ की है तो वो चीज़ पूरी तरह से एक्सक्यूजेबल मानी जाएगी, क्योंकि लॉ का एक डॉक्ट्राइन है नेसेसिटी नोज नो रॉन्ग। आपने अगर अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कोई भी एक्ट कमिट किया है तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में अगर वो नेग्लिजेंट एक्ट माना भी जाता, टॉर्चुअस एक्ट माना भी जाता, तो भी अगर एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ डेंजर है उसमें अगर कोई चीज़ हुई है तो लॉ उसे पूरी तरह से एक्सक्यूज कर सकता है इफ़ यू आर एबल टू प्रूव दैट यू आर पुट इन द एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ डेंजर। आशा करता हूं आपको ये डिफेंसेस भी समझ में आए होंगे। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।